नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार जो कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसमें आपने देखा कि कहानी विधा इस समय चल रही है। कहानी विधा का लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है। कहानी विधा में आज आप लोगों को जो कहानियाँ दी गई, उन 3 कहानियों पर आधारित आपको PDF दिया गया। 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं? एक है अमृतसर आ गया, दूसरा है चीफ की दावत और तीसरा है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। चीफ की दावत कहानी अगर आप देखें तो UPHSC के भी पाठ्यक्रम में है, UGC नेट के भी पाठ्यक्रम में है, लेकिन इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह केवल और केवल UGC नेट के पाठ्यक्रम में है। तो 3 कहानियाँ आज आपको दी गई, उसी पर आधारित लाइव कक्षा होगी। उसी पर आधारित लाइव कक्षा में प्रश्न मिलेंगे आपको। और कल अवकाश रहेगा। परसों से नाटक विधा से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर उसके लिए आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं, यह वीडियो पब्लिश है, तो उसके लिए आज से एडमिशन प्रारंभ हो गया है। 15/3/2024। कल 16 को अवकाश रहेगा और 17 से नाटक विधा से नया बैच मिलेगा। हर इकाई से नया बैच हमारे यहाँ प्रारंभ होता है। तो आपको नाटक पढ़ेंगे, नाटक के बाद आप निबंध पढ़ेंगे, निबंध के बाद अन्य विधा पढ़ेंगे और अन्य विधा के बाद फिर हम लोग इकाई 1 भाषा पर आ जाएंगे। तो ये साइक्लिक क्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब 17 से नाटक शुरू हो रहा है तो उससे पहले जितना हो गया है, यानी इकाई 1 से और अब तक कहानी तक, वो सब भेज दिया जाए आपको। ऐसा नहीं है भाई, ये तो साइक्लिक बैच है। आप जहाँ भी जुड़ेंगे उससे पहले तो सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं, लेकिन आपको एक एक चीज़ें सब लेक्चर दिया जाएगा डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो नाटक पढ़ेंगे, नाटक के बाद निबंध पढ़ेंगे, निबंध के बाद अन्य विधा पढ़ेंगे और अन्य विधा के बाद फिर भाषा होगा, फिर भाषा होगा, लिपि होगा, साहित्य का इतिहास होगा, काव्य शास्त्र होगा, वैचारिक पृष्ठभूमि होगा, कविता होगा, कविता के बाद उपन्यास होगा, फिर कहानी होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे जब बात आती है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई की रचना, तो कुछ लोग कहेंगे सर इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर तो बहुत ही इंटरेस्टेड है और मैंने बहुत बार पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उस रचनाकार के बारे में भी पढ़ना है। हरिशंकर परसाई को आपने पढ़ा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इंस्पेक्टर मातादीन पुलिस विभाग में कितने वर्षों से हैं? पुलिस विभाग में कितने वर्षों से कार्यरत हैं? बताइए। हरिशंकर परसाई की पहली रचना कौन सी है? पहली रचना कौन सी है? या कबीर का जो पद है, माटी कहे कुम्हार से, ठीक उसी तरीके से इसी शीर्षक से इन्होंने हरिशंकर परसाई ने रचना लिखा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी किसकी है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी किसकी है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी किसकी है? अब कुछ लोग कहेंगे सर हरिशंकर परसाई, आप तो पढ़ा रहे इस समय हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई का होगा, लेकिन गलत। हरिशंकर परसाई का नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी मैंने पूछा है, विधा पर ध्यान दीजिए, कहानी दूधनाथ सिंह की है। व्यंग्य किसका है? तो हरिशंकर परसाई का है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। लोकोक्ति एक चलती है, लोकोक्ति नहीं बल्कि लोकगीत कि धोबन को नहीं दीन ही चदरिया, और उसी शीर्षक से हरिशंकर परसाई ने रचना लिखी है। कुंभन दास की पंक्ति आपको पता होगी। कुंभन दास की पंक्ति आपको पता होगी, संतन को कहाँ सीकर सो काम, और इसी शीर्षक से हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य लिखा है। तो परीक्षा में आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कौन सी विधा पूछी जा रही है। नहीं ध्यान देंगे प्रश्न गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए, अंत तक बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
हरिशंकर परसाई लेखक और व्यंग्यकार हैं। कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन किया। कब किया? देखिए, बहुत सारी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ पीडीएफ में नहीं होती हैं, चीज़ें लिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उस पर गौर करें। 1947 जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का स्वतंत्र लेखन 1947 से किया गया हरिशंकर परसाई के द्वारा। 1947। और यहीं पर लिख लें कि हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नरक तक 1948 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइए, आप लोगों को पता है या लिखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कुछ लोग तुरंत कमेंट करेंगे, सर वसुधा है ना? गलत, वसुधा में नहीं, स्वर्ग से नरक तक 1948 ईस्वी में ये जो कहानी प्रकाशित हुई थी, रचना प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी प्रहरी पत्रिका में। प्रहरी पत्रिका लिख लीजिए, प्रहरी पत्रिका। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जबलपुर से वसुधा पत्रिका का संपादन कब किया गया? 1947 से। और हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नरक तक मई 1948 में प्रहरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लिख लिया आपने? आशा करते हैं कि जो समझा रहे हैं वो चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। जो लिखाया जा रहा है उसे आप जरूर लिख रहे होंगे, चीज़ों को समझ भी रहे होंगे आप लोग। अब इसके बाद में आगे देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, हरिशंकर परसाई की जो रचनाएं हैं, जो व्यंग्य रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। ये पीडीएफ भी अभी आपको आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा, जिसमें एक नहीं बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर है, सदाचार का ताबीज है, वैष्णव की फिसलन है, मध्यवर्गीय कुत्ता, पगडंडियों का जमाना, प्रेमचंद के फटे जूते कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ऐसा भी सोचा जाता है। तुलसीदास चंदन घिसे बहुत बार पूछा गया। आवारा भीड़ के खतरे पूछा गया। कमलेश्वर ने संपादन किया है गर्दिश के दिन, ये इनकी आत्मकथा है, आत्मकथ्य है हरिशंकर परसाई का। गर्दिश के दिन संपादन कमलेश्वर ने किया है, बात ध्यान रखिएगा। पहला सफेद बाल, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये भी खूब पूछा जा चुका है। मरना कोई हार नहीं होती। इसके अलावा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे पूछा गया है, तो भूत के पांव पीछे ये भी पूछा गया है। बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से, दो नाक वाले लोग, कहत कबीर, अलग है, सुनो भाई साधो अलग है, दोनों दो शीर्षक हैं। जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, देवभक्ति, पाखंड का अध्यात्म, भोलाराम का जीव। आप देखेंगे भोलाराम का जीव जो व्यंग्य है वो आपके पाठ्यक्रम में है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में इकाई 10 में आप पढ़ेंगे। यूजीसी नेट के इकाई 10 में आप पढ़ेंगे। क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौरा, अपील का जादू, 10 दिन का अनशन, कंधे श्रवण कुमार के, सुदामा का चावल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुदामा का चावल, अकाल उत्सव, खतरे ऐसे भी, तट की खोज, भगत की गत भी पूछा जा चुका है। खेती, मुंडन, तिरछी रेखाएं, असहमत, चूहा और मैं, प्रथम स्मगलर। तो ये सब रचनाएं हैं जो मैंने आप लोगों को दिया है। अभी ये पीडीएफ जो भेजा गया है उसमें सारी चीज़ें हैं। अभी जिनके पास नहीं है उनके पास भी पीडीएफ पहुंच जाएगा। राम का दुख और मेरा ध्यान रखिएगा, लिटरेचर ने मारा तुम्हें, संतन को कहाँ सीकर सो काम। तो ये सारे पद हैं, ये सारे शीर्षक हैं और इसी शीर्षक से व्यंग्य हैं। अब इसके बाद में व्यंग्य को किसने क्या कहा है, तो दो लोगों का यहाँ नाम दिया गया, हरिशंकर परसाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हरिशंकर परसाई ने कहा कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि व्यंग्य वह है जहां कहने वाला तो अधरोष्ठों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिल मिला रहा हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यंग्य और लेख संग्रह कौन कौन से हैं।
हरिशंकर परसाई के जो लेख संग्रह हैं, अलग अलग संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। जैसे बेईमानी की परत, बेईमानी की परत में आप देखेंगे कुल 22 लेख संकलित हैं। और इसी बेईमानी की परत में आप देखेंगे लिटरेचर ने मारा तुम्हें, राम का दुख और मेरा, कबीरा आप ठगाइए, सुजलाम सुफलाम, आई बरखा बहार, प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये सब इसी बेईमानी के परत में संकलित हैं। प्रेमचंद के फटे जूते लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस संग्रह में संकलित है। तो बेईमानी की परत में है प्रेमचंद के फटे जूते। बेईमानी की परत में आप देखेंगे कि कुल 22 लेख इसमें संकलित हैं। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, इसमें आप देखेंगे 15 लेख हैं। 15 लेख या व्यंग संकलित हैं। और इसी में है संतन को कह सीकर सो काम, संतन को कह सीकर सो काम। क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन किस में संकलित है, कौन किस में संकलित है, वो आपको मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी में कुल 21 लेख संकलित हैं। क्योंकि इन लेखों के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपने देखा भी होगा जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं, उसमें कहानी संग्रह के आधार पर प्रश्न बना है। तो ऐसे यहाँ भी बन सकता है। भाई बेईमानी की परत में 22 है, हम एक उम्र से वाकिफ हैं 15 है, अपनी अपनी बीमारी में 21 है, वैष्णव की फिसलन में आप देखेंगे 19 है, तब की बात और थी इसमें शायद 20 है। तो इस तरीके से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं रचना पर, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह व्यंग्यात्मक कहानी परसाई जी ने 1971 में लिखा, जो अपनी अपनी बीमारी संग्रह में संकलित है। विषय है मातादीन के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया गया है। इसमें पात्र के रूप में मातादीन है, जो कि 26 साल से, कितने साल से यहां पर लिख लीजिए, जो कि 26 साल से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। 26 साल से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। 26 साल से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, लिख लिया आपने। इसके बाद हवलदार बलभद्र हैं, अब्दुल गफूर हैं जो मातादीन का मुंशी हैं, हवलदार राम सजीवन है। तो यह इसमें पात्र हैं, ये इसमें पात्र हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भारत की तरफ से क्यों गए थे? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। इंस्पेक्टर मातादीन चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन को पुलिस विभाग में लोग उन्हें जी पैक्टसा कहते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन पृथ्वी से चांद पर यान से गए थे। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में पत्नी के लिए मकान शब्द का प्रयोग किया गया, पत्नी के लिए खटला शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में पत्नी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। मकान, खटला, यहाँ तक कि घर का भी प्रयोग किया गया है। तो मकान, खटला, घर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा प्रसूतावस्था या परसों के लिए जचकी शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रसूता अवस्था या प्रसव आप कह सकते हैं, इस प्रसव के लिए जचकी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आइए पूरी कहानी पर आते हैं, पूरे व्यंग पर हम लोग आते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है वो आपको बताते चलते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब हैं। डिपार्टमेंट में क्या है? एमडी साहब। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनना शुरू हो जाता है कि इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में क्या है? तो एमडी हैं। तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ वैसे ही मनुष्य की आबादी है।
हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है वहाँ भी। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है, क्योंकि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहा कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। ये बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? तो उत्तर क्या होगा? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? उत्तर होगा नहीं, वह भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने बाकायदा भारत सरकार को लिखा था कि यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ गई है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने, उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। और सुना है आपके यहाँ राम राज्य है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। तो गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। किसको भेजना है? आईजी को भेजना है। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता है, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तब तय किया गया कि हजारों मामलों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत के हैसियत से जा रहे हो, और ऐसा करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, गृह मंत्री किसकी बात आई है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और विकल्प में हो जाएगा मुख्यमंत्री, है ना? तो किसकी बात आई है? तो गृह मंत्री की बात आई है, प्रधानमंत्री की बात आई है, कहीं पर भी मुख्यमंत्री की बात नहीं है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया, एक अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े और धीरे धीरे कहते जा रहे थे। क्या कहते जा रहे थे? हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, है ना? तो धीरे धीरे कहते हुए जा रहे थे। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी गफूर को पुकारा और कहा मुंशी। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्टर साहब, FIR रख दी है? कहता हाँ जी पेक्टर साहब। और रोजनामचे का नमूना? जी पेक्टर साहब। ये यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो हवलदार बलभद्र, मैंने पात्र में बताया है। बलभद्र को बुलाकर कहा कि हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। जचकी मतलब परसों, अभी मैंने आपको बताया है जचकी मतलब होगा परसों। तो जचकी के वक्त अपने खटला यानी पत्नी को भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पेक्टर साहब। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेक्टर साहब, मैं अपने मकान, या मकान किसके लिए है? पत्नी के लिए मकान शब्द का प्रयोग है। मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? कहता जी हाय साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? कहता हाँ जी है। मातादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। अभी तक हवलदार बलभद्र की बात हुई थी, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हवलदार राम सजीवन की बात हो रही है। कितने हवलदारों का जिक्र है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में कितने हवलदार? तो 2 हवलदारों की बात हुई है, हवलदार बलभद्र, हवलदार राम सजीवन, और मातादीन का मुंशी वो तो अलग है, अब्दुल गफूर। तो हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया, बोला पेक्टर साहब एसपी साहब के घर से
के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर ले आना। घर में से कहे हैं, यानी घर में से किसकी बात हो रही है? बात पत्नी की हो रही है कि एसपी साहब की पत्नी ने कहा। घर में से कहने का मतलब किधर संकेत किया जा रहा है? पत्नी के तरफ संकेत किया जा रहा है कि एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दिन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से जरूर लेता आऊँगा। वह यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। तो चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी नहीं थे, लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दिन को वह लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू किया। पहले दिन उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है? मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी के बारे में देखिए कि किस तरीके की बात यहाँ पर किया गया है, किस तरीके से वर्णन किया गया है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। तुमको पता नहीं? हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, दफा 362। ध्यान रखना क्या बताया गया है, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को वही सजा दे दी थी, अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और सजा दे दी, वही सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर ये सिस्टम हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेते आया हूँ, उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। तो ये पूरा बताया गया इंस्पेक्टर माता दिन के द्वारा। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए और माता दिन जी उन कारणों पर अध्ययन कर रहे थे जिससे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसीलिए भाई सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। वो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, तो ये काम क्यों करेंगे? माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे पहली घटी हुई तनख्वाह जैसे ही मिलेगी, आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी। 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में छटपटाहट, घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखा तो पहले से कई गुना अधिक केस दर्ज रजिस्टर हुए। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने तो क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? तो माता दिन ने समझाया, बात बहुत सी मामूली है भाई। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी, और 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता, तो उसे ऊपरी आमदनी तो चाहिए। तो ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी। ऊपरी आमदनी तभी होगी जब अपराधी को पकड़ेगा, तो गरज कि वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। तो ये जाकर माता दीन ने बताया
चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वो आदमी कैसा है जो कम तनख्वाह करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वह कहते हैं, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह में ही गुजर करते। सरकार भी खुश थी, मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या तो हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया। भाई अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए, नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए करके हम बता दें। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए कि कैसे किया जाता है। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल साहब ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। तो माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या यही खून मिला किसी के कपड़े पर या कहीं और? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एविडेंस देखिए, आपको भी हंसी आएगी। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता था और उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की है। माता दीन ने कहा, देखो वो सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में लो। वो भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, लेकिन माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालेंगे। माता दीन ने कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है और झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। फिर भी माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक था देखने के लिए। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तरह का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा मकान वहीं मेरा मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? तो इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। क्या सिद्धांत समझाया? देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होगी या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। भाई आदमी सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। हम पुलिस का मानवतावाद, यह पुलिस का मानवतावाद है। इंस्पेक्टर माता दीन का मानवतावाद, देखिए ये कहते हैं यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? किस प्रकार के आदमी को सजा दिया जाए? तो माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है। वो पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है तो यह वर्तमान सरकार का विरोधी राजनीति वाला है। यानी जो भला आदमी जिसे कहा गया था, जिसे कस्टडी में लिया गया, जो अस्पताल ले जाकर उस आदमी को बचाया था, अस्पताल पहुंचाया था, उस आदमी के बारे में कहा जाता है कि बहुत भला आदमी है। अगर पुलिस अन्याय करती है तो उसका विरोध करता है। ऊपर के लोग यानी राजनीतिक लोग अगर कुछ करते हैं तो वर्तमान सरकार से वो सवाल करता है, विरोधी राजनीति वाला है। तो माता दी ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस, ऊपर का सपोर्ट, यानी हमको राजनीति का भी सपोर्ट मिलेगा, सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा। एक इंस्पेक्टर ने कहा, ये हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझा, देखो मैं समझा चुका हूँ
कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को। फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना, क्योंकि कातिल और जो है और जो कातिल नहीं है, दोनों में तो ईश्वर का ही अंश है। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है तो इसे छोड़कर तुम खून ढूंढने कहाँ फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। कहते हैं एफआईआर तुम भरो। माता दीन ने एफआईआर भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। तो माता दीन क्या तर्क दे रहे हैं? माता दीन कहते हैं कोतवाल से, देखो घबराओ मत। शुरू शुरू में इन सब कामों में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। जब आपके पास जो आए सिर्फ उससे ये कह दो हम जानते हैं, हमको पता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वो तो एसपी साहब के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी साहब से भी कह दो कि वो भी कह दें कि हम क्या करें भाई, वो व्यक्ति तो निर्दोष है, हम भी जानते हैं, लेकिन यह ऊपर से हो रहा है। कहते तब वो तो आईजी साहब के पास जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे। कह रहे हाँ बिल्कुल सही, आईजी से भी कह दो कि वो बता दें कि हम तो सब जानते हैं कि वो निर्दोष है, लेकिन ये सब ऊपर से हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते तब वो पुलिस मंत्री के पास जाएंगे। कह रहे पुलिस मंत्री से कहो कि मैं क्या करूं भाई, ये ऊपर से हो रहा है। कहते तब वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहें मैं कहता हूं, मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह तो ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब? माता दीन ने कहा तब क्या, तब वो किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। वे प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा? भगवान। तो भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रहा, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। कितने सालों से? 25 सालों से। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल कह रहा, अब बताइए चश्मदीद कहाँ मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच में फंस गया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। गवर्नमेंट झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि हमने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा समझ में नहीं आता? कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो तुम लोग? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, और जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारे अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वह पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों, शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर हुए। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बोले, बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा था साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों ने कहा, उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तब ये ऐसी उठपटांग बात करता है। वह हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वह बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने उड़ा कर देखा। कहा, कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा।
माता दी ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी ही वारदातें देखोगे। वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर तो बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उस आदमी को कितने साल की सजा हुई थी? 20 साल की। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे, सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वह फूलों से लदे हुए खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार कर रहे थे लोग। वह हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वह पछताया कि अच्छा होता इस मौके के लिए कुर्ता टोपी धोती में ले आता। तो कितने साल से पुलिस में है? 26 साल से। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने साल की उस आदमी को सजा हुई थी? 20 साल। कितने साल से पुलिस में है इंस्पेक्टर माता दीन? 26 साल से। सब ऊपर से हो रहा है। मुहावरा भारत में बताया गया कितने वर्षों से चल रहा है? 25 सालों से। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। भारत के पुलिस मंत्री टेलीफोन पर बैठे ये दृश्य टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे मेरे सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान को आग कोई नहीं बुझाता। आदमी जानवर से बदतर हो गया। सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वह एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं है। रुहासे होकर प्रधानमंत्री ने कहा माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, टिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा और चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। चौथे दिन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा। चांद से विदा हो लिए। उन्हें जाते हुए पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लग जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वह यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य बुला लिया जाए। कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। 40 मिनट में सारी चीज़ें बताई गई, जो महत्वपूर्ण था वो भी मैंने आपको बताया। बाकी इसी पर आधारित आप लोगों को प्रश्नोत्तरी मिलेगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नाटक की विधा से बैच प्रारंभ हो रहा है। परसों से आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी बता दिया है,
प्रारंभ में आप देखेंगे नंबर लिखा है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं।